हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 में जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि उन्होंने सेकेंड चैप्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देखा है वो लीनियर इक्वेशन कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने क्लियर किया था लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और पेयर्स का क्या मतलब होता है? पेयर्स का मतलब होता है टू। कोई भी चीज़ अगर दो में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेयर बोलेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगी, लेकिन कैसी होंगी? दो लीनियर इक्वेशन होंगी। और इसी टॉपिक में हमें ये भी क्लियर किया गया है इन टू वेरिएबल्स। कहने का क्या मतलब है? हमारे पास दो वेरिएबल्स हमें लेना लाजमी है, चाहे आप एक्स वाई ले लीजिए, चाहे आप एम एन ले लीजिए, चाहे आप ए बी ले लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? एटलीस्ट टू वेरिएबल्स होने ही चाहिए। ठीक है, और आपको भी पता है कि ये आज का वीडियो जो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने एक्चुअल में इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। और मैं आपको इसी टॉपिक में क्लियर करूंगी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और हम क्यों पढ़ रहे हैं, और किस तरह से लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, और किस तरह से ये वाला जो टॉपिक है ये यूज़ होता है आगे फ्यूचर में। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से कौन से मेथड्स का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आपके आगे एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको मिस मत करना, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन आप कोई भी चैप्टर डायरेक्टली नहीं समझ सकते। ठीक है, क्लास में जैसे हम बैठे होते हैं तो टीचर वहाँ पे आके की पॉइंट्स लिखाता है ना। स्टार्टिंग में टीचर्स ऑलवेज गिविंग द डेफिनेशंस ऑफ द लेसन्स। तो आपको वो डेफिनेशंस क्यों दी जाती हैं? जस्ट ओनली टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर्स टू यू, है ना। और आपको वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि हाउ टू वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द की वर्ड्स थ्रू द की वर्ड्स, व्हाट इज़ द चैप्टर वी हैव, अंडरस्टैंड। तो आपने ये बस ये याद रखना है कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट ओनली बिकॉज चैप्टर में क्या होगा और हमने क्या पढ़ना है इस वीडियो में, वो भी आप जानो। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हो सकता है आपके लिए ही कोई बेनिफिट छुपा हो, और मैं आपको एंड में आपको बता के जाऊँगी कि एक ट्रिक जिससे सिर्फ आपने देखना है और आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अंडरस्टैंड? तो बने रहिए वीडियो के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम अभी रिवाइज करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में, क्योंकि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेने हैं इसमें। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की, इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए? वो हमारी 1 होनी चाहिए। आपको पता है मुझे इस तरह से लिख कर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स भी ये एक तरीका सीखें। डेफिनेशनों को रट्टे लगाना इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट। आप कल कहीं खड़े हों और कोई आपको पूछे कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, आप रट्टू तोते की तरह मत बोलो द इक्वेशन विच हैज़ द वेरी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस। आपको वहाँ कॉन्सेप्ट देना आना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। चाहे आप उसको इंग्लिश में समझाओ, लेकिन आपको उसको लिखकर बताना आना चाहिए। मतलब आप जब उस तरह से रिप्रेजेंट करोगे ना, तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि मेरे बच्चे को आता है। ठीक है ना। तो हमारे वेरिएबल्स कौन से हो सकते हैं? हमारे सारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ए से लेकर ए टू जी तक। ठीक है, याद रखना, ए से लेकर जेड तक हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो हम ले सकते हैं। और जिस भी लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 3x + 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है बट इन 1 वेरिएबल है, जस्ट ओनली बिकॉज वी आर टेकिंग x हेयर। आप 3x + 2y + 7 लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ पे एक इक्वेशन नहीं है। दिस इज कॉल्ड अ लीनियर एक्सप्रेशन बिकॉज हमने इसको किसी के इक्वेट नहीं किया है। इन केस मैं यहाँ पे = 0 ले लेती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है और दोनों वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 1, बिकॉज मैंने उनके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या लाई कर रहा है? वहाँ पे
1 लाई कर रहा है। बच्चों को लगता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 0 लिखा, तो बच्चे ये गलती कभी भी नहीं करना कि अगर कुछ नहीं लिखा तो वहाँ 0 लिखा है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में भी ये चीज़ सीखी कि अगर किसी के ऊपर 0 लिखा तो उसकी होल पावर 1 हो जाती है, मतलब होल वैल्यू उसकी वेरिएबल की क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 1 की क्या, इवन कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, इन केस द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और द नंबर or the base, we can say that the is 0, the whole value of the base is equals to 1, है ना। ये हमारे पास एक फार्मूला है वहाँ पे, फार्मूला कह लो, लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट कह लो, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल लिखा है, यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, हम 2 इक्वेशंस लेंगे, हम क्या लेंगे, 2 इक्वेशंस लेंगे, और वो भी कैसी इक्वेशंस लेंगे, लीनियर इक्वेशंस लेंगे। और मैं इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, दैट इज़ ax प्लस, और हमें याद रखना है कि हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेना है, हमारा टॉपिक ही यही है। तो मैंने भी बस यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बट याद रखना ये इन 2 वेरिएबल हैं। तो ax इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। आप चाहो तो यहाँ पे आप इसको a1, b1 और c1 भी डिनोट कर सकते हो। एंड द सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हेयर a1, b1 और जो हमारा c1 है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, c नहीं है यहाँ पे, और a2 है और b2 जो है, ये कोफिशिएंट्स हमारे किसके हैं, x एंड y के, कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। और यहाँ पे c1 और जो c2 है बच्चा, ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं दोनों इक्वेशंस में। क्या है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, अगर वो सिंगल नंबर लिखा है, इट मीन्स वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। क्लियर, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आपने ये याद रखना है कि अगर हमने कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस ली हैं, या हम कोई एक लीनियर इक्वेशन भी ले रहे हैं, तो चाहे 1 वेरिएबल में ले रहे हैं, चाहे 2 वेरिएबल में ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। 9th क्लास में पढ़ के आए हैं आप, है ना, कि लीनियर इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। चाहे वो इस तरह से लगा लो, चाहे वो इस तरह से लगा लो, चाहे वो इस तरह से लगा लो, वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। हम क्या बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें एट ए टाइम ऑन द ग्राफ हमें कितनी लाइन्स देखने को मिलेंगी, हमें 2 लाइन्स देखने को मिलेंगी। कितनी लाइंस देखने को मिलेंगी, 2 लाइंस देखने को मिलेंगी। मतलब हो सकता है 2 लाइनें ऐसे पैरेलल में जा रही हों, हो सकता है 2 लाइनें ऐसे एक दूसरे के ऊपर से जा रही हों, ऐसे हो सकता है कि 2 लाइनें ऐसे आ रही हों और ऐसे आके कट करके एक पॉइंट पे टच कर रही हों, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ के ऊपर 2 लाइनें बनना पॉसिबल है, ठीक है। और पॉसिबल क्यों है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी लाइंस जो हैं वो दोनों इक्वेशंस हमें रिप्रेजेंट करेंगी ही करेंगी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो आपने याद रखना है ऐसा सिस्टम जिसमें हमारी ये लाइंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती हैं और जहाँ पर वो हमें सोल्यूशन क्या देती हैं, हमें एटलीस्ट उसमें एक सोल्यूशन मिल जाता है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक सोल्यूशन तो मिल जाए हमें। सोल्यूशन का मतलब वो एक डॉट मिल जाए, वो एक पॉइंट मिल जाए जहाँ पर हमारी वो जो इक्वेशंस हैं वो आकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। समझ पा रहे हैं आप? मान लीजिए आपके पास 2 लाइंस हैं और वो ग्राफ में आती हैं, मतलब ये मैंने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी 2 लाइनें, एक लाइन इस तरह से आई, एक लाइन इस तरह से आई और यहाँ पर आके उन्होंने एक पॉइंट पर टच कर दिया। और हमें भी पता है कोई ऐसी पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस आके एक दूसरे को टच कर जाती हैं, वो उसका क्या हो जाता है, वो उसका सोल्यूशन हो जाता है,
क्या हो जाता है उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है ना, हमें क्या मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है। जब हमारी दो लाइनें या तो इंटरसेक्ट कर जाएं या तो फिर वो क्या कर जाएं, एक दूसरे के कोइंसाइड हो जाएं, तो भी हमें क्या मिलेंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप बोल रहे हो मैम क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। आपने बस याद रखना है, हम क्या करते हैं, देखो हम सॉल्यूशंस तो निकाल लेंगे ही, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन पढ़े, चाहे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ें। देखो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा पॉलिनोमियल ना, और पॉलिनोमियल में हम क्या कर रहे हैं, हम फैक्टराइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी कुछ इस तरह से इक्वेशंस के लास्ट में 2 फैक्टर्स बनते थे, तो आप क्या करते थे, आइदर और केस करके 3 की वैल्यू पॉजिटिव निकाल रहे हैं, 4 की वैल्यू भी पॉजिटिव निकाल रहे हैं। ये एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्स की ये 2 वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे हैं हम, ये एक्चुअल में क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके कितने सोल्यूशंस निकलेंगे, उसके एटलीस्ट 2 सोल्यूशन तो निकलेंगे ना। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये वो वैल्यूज़ हैं जो जिसमें डालते ही वो उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन हमें निकालना आता है, ठीक है, सोल्यूशन हमने किया हुआ है। तो आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, जब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम 2 सिस्टम्स की बात करते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आराम से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन ही फेल हो जाएगा तो ये टॉपिक आप आगे पढ़ोगे भी नहीं, आपको समझ ही नहीं आना है। फिर क्या कंसिस्टेंट तो क्या इंसिस्टेंट, रट्टे लगाकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल्स में कई बार रट्टे लगवा दिए जाते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाद में बहुत दिक्कत करता है, बहुत परेशानी करता, हमें भी हुई है, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लीनियर इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लीनियर इक्वेशन, एक ऐसे सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हैं। किस कंसिस्टेंट सिस्टम को कह सकते हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन हो। एक ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का जिसको हम कंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, अगर उसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो, 1 सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। और एक ऐसा कंसिस्टेंट एक ऐसा सोल्यूशन एक ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं आता, जिसमें हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ऐसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे नो सोल्यूशन, हैज़ नो सोल्यूशन, इसमें हमारे पास कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चे भी बोलेंगे मैम क्या सोल्यूशन बार बार आप बोल रहे हो, कैसे दिखता है ये सोल्यूशन कि है कि नहीं है, ठीक है ना। मैं मानती हूँ आपकी ये बात, बिल्कुल मानती हूँ कि अब मेरे बच्चे तो यहाँ कन्फ्यूज़ होंगे ही, क्योंकि देखो ये आपके लिए चीज़ नहीं है। चलिए आइए सीखते हैं कि इसको मैं ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ, फिर आप यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी, आप सीखना कि मैं जो बोल रही हूँ वो कहाँ पे लागू हो रहा है, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ के एक्सेस ले लिए हैं, ठीक है ना। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, क्या है, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। मान लो हमारी एक लीनियर इक्वेशन इस तरह से ड्रॉ होती है, क्योंकि उसके अपने ज़ीरोज़ निकले हैं, और एक हमारी लाइन इस तरह से ड्रॉ होती है, इसके अपने ज़ीरोज़ निकले हैं, क्योंकि दोनों लाइंस डिफरेंट हैं, है ना। अब क्या होगा कि ये दोनों आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये दोनों आकर एक पॉइंट पे क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जब भी कोई 2 लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक ही बार करेंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि ये नीचे जाके भी कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ऊपर जाके भी कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ऐसा कहीं नहीं होगा, है ना। आप इस ग्राफ को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, अगर वो एक बार इंटरसेक्ट हो गई हैं यहाँ पे, तो बस वो यहीं पे इंटरसेक्ट होंगी, इसके अलावा और कहीं इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो आपने क्या कहना है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, यूनिक सोल्यूशन। ऐसा सिस्टम लीनियर इक्वेशन का जहाँ पर आकर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं और हमें एक पॉइंट मिल जाए, उस सोल्यूशन को तो यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हम कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब मान लो हमारी एक लाइन ऐसे बनी, ठीक है, एक लाइन ऐसे बनी, दूसरी लाइन ऐसे बनी, क्योंकि अपने अपने पेयर्स हैं, अपने अपने उसके
हमारे वो बने एब्सिसा और कोऑर्डिनेट बने, ठीक है, अपनी इस लाइन के अपने बने, उस लाइन के अपने बने। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो आता ही है आप बच्चों को। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की जो लाइन थी वो ऐसे बनी, सेकंड वाले की ऐसे बनी। अब वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको आगे फर्स्ट एक्सरसाइज है ना आपकी जो, उसमें समझाऊंगी, और मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, अभी आप सिर्फ ये समझो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है मेरे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपको टीचर की लैंग्वेज भी ऐसे लगती है कि मैम ये क्या बोल के चली गई, हमारे ऊपर से चला गया। कोई बात नहीं, एक बार सुनो, 2 बार वीडियो सुनो, 3 बार सुनो, वापस लाओ वीडियो को, फिर सुनो, आपको ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कि मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। घबराना नहीं होता स्टार्टिंग में। कंसिस्टेंट समझ आया, जहाँ पर एटलीस्ट हमें एक सोल्यूशन तो मिल गया। अब देखो बच्चे, यहाँ पे 2 लाइनें पैरेलल चल रही हैं। जब भी कोई 2 लाइनें पैरेलल चलेंगी वो कभी मीट नहीं करेंगी। वो क्या नहीं करेंगी? कभी भी मीट नहीं करेंगी। जब कोई चीज़ मीट ही नहीं कर रही है वो पॉइंट कहाँ से देगी आपको, है ना। अगर वो पॉइंट ही नहीं दे रही है तो हमारे पास क्या है? नो सोल्यूशन। हमारे पास क्या है? नो सोल्यूशन। ऐसी लाइंस का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन सेट नहीं कर रही, नो सोल्यूशन। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब हमारे पास एक और केस निकल के आता है, क्योंकि 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों का केस चल रहा है। एक बार तो एक पॉइंट पे मिल सकती हैं, एक होता है कि कभी भी नहीं एक दूसरे से मिलेंगी, और एक बार क्या होता है कि वो कोइंसाइड हो जाती हैं। मान लो कि इक्वेशन ही ऐसी है कि जो फर्स्ट लाइन है उसी के ऊपर आकर दूसरी लाइन भी बैठ जाती है, क्योंकि दोनों के जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे, वो सेम आ रही है। मान लो इस तरह से एक लाइन बनती है और उनके जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स बनते हैं ना वो सेम ही बनते हैं, मतलब 2, 3 जैसे निकल रहे हैं, 4, 5 निकल रहे हैं, ये सेम निकलते जाते हैं और लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करना शुरू हो जाती हैं। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, आप खुद सोचो ये लाइंस कितनी लंबी एक्सटेंड हो सकती हैं। जितनी आप वैल्यूज़ डालते जाओगे, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल में आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ निकालो और डालते जाओ, है ना। उस वजह से आपको ये दोनों लाइनें आपस में चलती हुई दिखेंगी और इन्फिनाइट चलती हुई दिखेंगी। तो ये कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे से मिल रही हैं? हर सोल्यूशन पे आके मिल रही हैं। मतलब उनके ये वाला पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक का है, पहला तो यही पॉइंट मिल जाएगा उनका, फिर ये वाला पॉइंट भी उनका अपना है, फिर ये वाला पॉइंट भी उन दोनों का सेम है, फिर ये वाला पॉइंट भी मान लो उनका अपना सेम है। तो इसी लाइन पे उनको कितने डॉट्स मिल रहे हैं? इन्फिनाइट डॉट्स मिल रहे हैं एक ही लाइन पे। क्लियर? तो आपने याद रखना है ऐसी 2 लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर लाई करे, जो मतलब हम कहते हैं जिसको हम कोइंसाइड कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं आपने याद रखना है, कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं हमारी, उस टाइम पे सोल्यूशन कैसा होता है? उस टाइम पे हमारे पास इनफिनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। कैसे सोल्यूशन होते हैं? इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन। और मेरे बच्चे आपने याद रखना है, जब एक सोल्यूशन पे हमें कंसिस्टेंट सिस्टम मिलता है तो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस पे तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट सिस्टम मिलेगा, ठीक है ना। तब आपको कोई टीचर ऐसे खड़ा करे क्लास में और पूछे मेरे बच्चे बताओ कौन सा सिस्टम है ये। कई बार टीचर्स बच्चों को जज भी करते हैं, खड़े करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कितना पढ़ रहे हो आप, चाहे ट्यूशन में पढ़ रहे हो, चाहे घर पे पढ़ रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई ऑनलाइन वीडियोस देख के। तो टीचर ये आपसे जानना चाहता है कि बताओ ये कैसा सिस्टम है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन निकल गए हैं, क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम को, ग्राफ के ऐसे सिस्टम को, लीनियर इक्वेशन के। तो बच्चे ने दिल खोल के कहना है वहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम। अब बच्चे को ये पता होना चाहिए इसको कंसिस्टेंट सिस्टम क्यों कहते हैं। इसको कंसिस्टेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, बट सर यहाँ तो इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम ही हुआ, एक से भले ज़्यादा, ठीक है ना। अब एक सोल्यूशन तो नहीं है यहाँ पे, एक से ज़्यादा सोल्यूशन है, तो ये क्या है? कंसिस्टेंट। बट सर अगर एक भी नहीं आ रहा, टीचर ने उस बच्चे को पजल करने की कोशिश की, लेकिन मान लो एक भी सोल्यूशन नहीं आ रहा, तुम क्या कहोगे? तो तुमने आराम से वहाँ पे दिल खोल के कहना है कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है? वहाँ पे इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब बच्चे मैं आपका यहाँ पे एक छोटा सा डाउट
क्लियर ही कर देती हूँ। मुझे लग रहा है कि बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम ये लाइनें बनती कैसे हैं। तो चलिए बच्चा, मैं आपके लिए एक छोटी सी पहले एक लाइन से मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ ग्राफ पे, और फिर मैं अपने वीडियो को थोड़ा आगे एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। तो बच्चे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ लिया है और मैं आपके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ले लेती हूँ। मान लो आपने लिया 2x - y = 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, y को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ये आएगा 2x = y। अब हमने वो पढ़ा है ना कि हमने वैल्यूज़ डालनी होती हैं। हम 3 वैल्यूज़ डाल के देखते हैं, 2 या 3 वैल्यूज़ डाल के देखते हैं x और y की, ताकि मुझे एक लाइन बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स मिल जाएं, सीसा और ऑर्डिनेट्स मिल जाएं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या डाला, 1 डाला, तो ये 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2। कब हुई, जब मैंने x की वैल्यू क्या डाली 1 डाली, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 2। तो इसका पॉइंट मैं कैसे लूँगी, जैसे ये x एक्सिस है और ये वाली लंबी लाइन जो है वो y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, 1 पे कितना ऊपर जाना है, पॉइंट 2 की तरफ। 1x हमारा 1 था तो y कितना था 2, तो मैंने इस लाइन के कितने अबव जाना है, 2 यूनिट्स ऊपर जाना है, ठीक है। एक पॉइंट मुझे ये मिला, कितना मिला 1 और 2। अगर मैं यहाँ पर मतलब मैं 2x की जगह क्या डालती हूँ, अब मैं 2 डालती हूँ, x की जगह मैंने क्या डाला 2 डाला, तो मुझे y कितना मिलेगा, y मुझे 4 मिलेगा, क्योंकि 2 2 ज़ा कितना होता है 4 होता है, तो y मुझे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर मैं x कितना डालती हूँ 2 डालती हूँ, तो y मुझे कितना मिलेगा, y मुझे 4 मिलेगा, ठीक है, समझ आया। अगर मैं यहाँ पे x 3 डालती हूँ, 2 का ही टेबल चल रहा है, फिर 6 मिलेगा y, ठीक है, 3 वैल्यूज़ बहुत हैं अभी फ़िलहाल। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डालती हूँ x को, तो y मुझे कितना मिलेगा, y मुझे 6 मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये डॉट्स आपको एक लाइन में आते हुए दिखेंगे। अभी तो मैंने बिना स्केल और पेंसिल के बनाया है, अगर आप ये ग्राफ पे रख के बनाओ तो आपको खुद पता चलेगा कि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। बस आपने यही चीज़ करनी है मेरे बच्चे, कि आपने जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि लाइनें किस तरह से आ रही हैं, ठीक है। आपको सोल्यूशन कई बार दिया होता है, कई बार आपने सोल्यूशन खुद निकालना होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं कई बार आपने खुद निकालने होते हैं। अब मान लो दूसरी लाइन के भी ऐसे ही किया और दूसरी लाइन यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करके, मान लो उसका ये वाला पॉइंट जो है वो कॉमन है, क्या है 3 और 6, ठीक है। इस लाइन के अंदर भी कोई एक पॉइंट आ रहा होगा 3 और 6 जो कॉमन है। तो बच्चे ये कैसा ग्राफ बना, कैसा बना, 2 लाइनें जब एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पहले तो सोल्यूशन कैसा बना, ये एक यूनिक सोल्यूशन बना। क्या बना, यूनिक सोल्यूशन बना। और जो हमारा सिस्टम बना वो क्या सिस्टम बना, वो हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम बना। क्या बना, कंसिस्टेंट सिस्टम बना, ठीक है बच्चे, क्लियर। मुझे लग रहा है कि अब मेरे बच्चों को समझ आ गया है कि मैंने इस वीडियो में क्या समझाया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि इस टॉपिक में और क्या है। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसमें जो 2 इक्वेशनें मान लो हम कोई ले रहे हैं, जैसे लाइक 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। मान लो आपको इस तरह से कोई 2 इक्वेशनें मिल रही हैं, लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं क्वेश्चन में, तो आपने इनको सॉल्व करना है, आपने इनका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो याद रखना इसके ऊपर 2 मेथड हमने पढ़ने हैं टॉपिक में, दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस पे मैं अकेली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज ही सिंगल एक्सरसाइज, आई थिंक इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। 3 एक्सरसाइजेज में सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है, वैल्यूज़ निकालो डालो बस आंसर निकालो, सिंपल। और आपने याद रखना है सेकंड मेथड जो है हमारा, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जिसे हम सब्ट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। हम चीज़ों को एलिमिनेट कर देते हैं, वो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। आप बस इसी तरह से बने रहो मेरे चैनल पे और एक एक करके सारी वीडियोस को फॉलो करते जाओ। आपको ऑटोमेटिकली आपका सारा टॉपिक्स जो है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे टॉपिक्स यहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से बड़ा नंबर पे उठता ही उठता है। मान लो 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से आएगा ही आएगा, इसलिए आपने इन दोनों मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है,
ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन। और मैं आपको बोलूँ कि आपको दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड आएंगे कि आप फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन निकालोगे ना, आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन करना ही पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी जान आगे नहीं छोड़ने वाला। आप यहाँ से सीखोगे तो आगे जाके भी कर पाओगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो तरह के मेथड आप इसमें पढ़ेंगे। पहले इस बुक में बहुत से मेथड होते थे, 4-5 मेथड होते थे, अब वो हट गए हैं। इसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता था, अब वो बुक से उसको निकाल दिया गया है, वो एक्सरसाइज ही डिलीटेड है। बट आपने बस ये याद रखना है कि 2 मेथड अभी भी आपकी बुक में है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया है, जिसके ऊपर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अभी आप लास्ट में अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपके सामने एक आप देख रहे हैं, जैसे कि ये आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स में क्या है आपको दिख रहा होगा, साइड पे इक्वेशंस लिखी हैं, यहाँ पे रेशो लिखा है, कंपैरिजन किया है उन रेशोज़ का, ठीक है। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। तो मैं आपको समझाती हूँ इसको क्लियरली कि ये बॉक्स आपको क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है। जैसा कि आपने फर्स्ट देखा थोड़ी देर पहले कि मैंने आपके सामने ग्राफ नहीं था, वो एक बॉक्स था जो आपकी बुक पे भी मेंशन है। वो एक्चुअल में आपका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मान लो आपको इक्वेशंस दी हैं, आपको क्या दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं। आपने पूरा क्वेश्चन निकालना नहीं है, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपने सिर्फ इक्वेशंस के रेशोज़ लेने हैं, कोफिशिएंट्स के, और रेशोज़ लेकर ही बता देना है कि कितने सोल्यूशन निकलेंगे, ग्राफ कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल हो जाएंगी। कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे हमारे पास जो A1 है दैट इज़ 1, A2 जो है वो जो B2 है, B1 है हमारा, वो है -2। ये आ गया इस इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का हमारा A2 जो आ जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है तो A जो आ जाएगा वो दैट इज़ 3, एंड B2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4। और हमारे पास यहाँ पे C भी है, यहाँ पे C ही नहीं है, तो यहाँ पे C1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे C2 जो है वो हमारा -20 हो जाएगा। जब हम इनका रेशो लेंगे दैट इज़ A1/A2, B1/B2, C1/C2, आपने इस तरह से इनका क्या ले लेना है, रेशो ले लेना है। अब आप देखिए यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे -2/4 आएगा, यहाँ पे 0/-20 आएगा। अगर आप ध्यान से देखो ये बिल्कुल अनइक्वल है एक दूसरे से, ये एक भी मैच नहीं कर रहा है। आपने बस यही चीज़ याद रखनी है, जब ये वाली आपकी रेशो इस तरह से बनती है कि ये अनइक्वल हो जाते हैं एक दूसरे के, तो याद रखना लाइंस कैसी होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और उनके पास एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास यूनिक सोल्यूशन होता है, ये हमने पीछे भी करके भी देखा। तो याद रखना है हमारे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो बच्चे जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने आपके लिए लिख के रख लिया है कंपैरिजन, ठीक है। आपने फर्स्ट याद रखना है, अगर आपके पास A1/A2 मतलब A1/A2 का रेशो B1/B2 के बराबर नहीं आता तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। जो आपकी लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास याद रखना एक सोल्यूशन तो होता ही है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। क्लियर। उसके बाद जब सारे ही एक दूसरे के बराबर हों, तो मैंने आपको बोला था कि एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, तो याद रखना ये कोइंसिडेंट लाइंस का जो होता है ये केस होता है। कैसी लाइंस होती हैं, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और इसके टाइम सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इसके टाइम पे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और जब हमारे पास दो लाइनें, दो रेशोज आपस में बराबर, तीसरे रेशो के बराबर ना हो रहे हों, मतलब A1/A2 इज B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। ये आपने याद रखना है, कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। जिस बच्चे के दिमाग में ये वाला मेथड फिट हो जाता है, जो ये बच्चा ये लर्न कर लेता है, मुझे नहीं लगता उसको इस पूरे टॉपिक में कहीं पे भी कोई डाउट आने वाला। मैंने आपको कहा था, मैं एंड में आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप खुद कहोगे कि अब ये टॉपिक हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को ये करना आ गया ना,
जिसको ये चीज़ समझ आ गई कि कब बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, कब हमारा कंसिस्टेंट होगा, कब हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। देखो आप यहाँ से सिस्टम भी पता कर सकते हो ना, अगर आपका इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो आपका ये जो ये वाला पोर्शन है ये कौन से सिस्टम में आ जाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। कैसा सिस्टम हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, है ना। और जहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन आ रहा है वो हमारा कैसा सिस्टम हो जाएगा? वो हमारा इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अब इसके लिए आपको अलग से रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं ना, अलग से जाके क्राइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ क्राइम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने बस ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। जब आपको लाइनें लर्न हो जाएंगी, सोल्यूशन ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, जब सोल्यूशन मिल गए तो आपको सिस्टम मिल जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप ये आपको क्लियर होगा। बस बच्चे आज की वीडियो में इतना ही था, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब इन सब चीज़ों को हमने आगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे एक्सरसाइज में यूज़ करना है, कैसे मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी सिखाऊंगी। आप बस बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड के साथ, जिसका उद्देश्य किसी के भी दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको आज की लैंग्वेज थोड़ी टफ लगी होगी, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसको समझाने में हमें भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है कि बच्चा थोड़ा इजीली समझ जाए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको समझ नहीं आया तो एक दो बार वीडियो प्लीज़ फिर से देखना, आपको बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए न्यू है, ये सिस्टम पढ़ना आपके लिए न्यू है, लाइंस के बारे में जानना आपके लिए न्यू है। ठीक है, क्योंकि 10th और 9th में बहुत डिफरेंस है, वहाँ पे एक लाइन पे बात हो रही होती है, यहाँ पे हम दो दो लाइनें लेके चल रहे हैं। पर मुझे पता है कि टॉपिक बहुत ईजी है, ये कुछ भी नहीं है। जब आप RD शर्मा लेके बैठोगे ना, आपको तब पता चलेगा इस टॉपिक की क्या वेटेज है, क्योंकि उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी बुक के ऊपर तो इसके बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, और हम देखते हैं कि अभी तक बोर्ड ने अपना पैटर्न ही चेंज नहीं किया, वो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर रहा है पेपर में। तो बच्चे के लिए कोई ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे CBSE पेपर देते हैं ना, उनके लिए ये टफ है, क्योंकि उनके पास इस पे ही काउंटलेस क्वेश्चंस हैं। हमारे जम्मू स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो कोई भी ज़्यादा टफनेस नहीं है, गिनी चुनी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ही क्वेश्चन है, वही रट्टा लगानी है, वही पेपर में आ जाती हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल है CBSE और ICSE बोर्ड वालों के लिए। ठीक है, उनकी तो पहले ये बुक्स ही नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल पे पूछे जाते हैं इन्हीं में से। तो मैंने आपको उसी तरह से समझाया कि ये दोनों लेवल्स पे आपको समझ आ जाए कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। अभी 2 मेथड्स हैं, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनने ही वाला है। ठीक है, अपनी अपनी एक्सरसाइज पे उनका वीडियो बनेगा, और मैं वहीं पे समझा दूंगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे उनको स्टेप वाइज किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और कहिए कि आइए समझते हैं साथ में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।